हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट किए थे, उसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ पायरोल, फ्यूरान एंड थायोपिन। पायरोल, फ्यूरान एंड थायोपिन कल बताया था 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। पायरोल में जो हेटेरो एटम होता है नाइट्रोजन है, फ्यूरान में ऑक्सीजन है और थायोपिन में सल्फर है। इन तीनों के अगर मोलिकुलर फॉर्मूलाज की बात करें, पायरोल C4H5N, इसमें एक एक हाइड्रोजन कार्बन, चारों कार्बन के पास है और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास है, H5 है। बाकी फ्यूरान और थायोपिन में 4 हाइड्रोजन होंगी, C4H4O एंड C4H4S, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और सल्फर की वैलेंसी पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो अगर इन तीनों का स्ट्रक्चर हम देखने से ही डिस्कस करें, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, तीनों में ही 2 डबल बॉन्ड्स हैं, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड हैं। इसका मतलब कि इनमें कंजुगेटेड जो डाई इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो इन्हें शो करनी चाहिए। दे शुड हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेटेड डाई इन। इसके अलावा पायरोल में हमें NH दिख रहा है, मतलब अमीन दिख रही है यहाँ पे हमें, सेकेंडरी अमीन, तो अमीन की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फ्यूरान में ईथर की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और थायोपिन में थायो ईथर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये एक न्यू वर्ड आया है यहाँ पे, थायो ईथर। थायो ईथर क्या होता है, जैसे ईथर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ROR। अगर ऑक्सीजन की जगह हम यहाँ पर सल्फर लिख लेते हैं, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए तो इसे हम बोलेंगे थायो ईथर। जो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स एक चैप्टर है हमारा, उसके अंदर हम इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो इन तीनों में मतलब देखने से जो हमें पता चला है कि इनमें कंजुगेटेड डाई की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इसमें अमीन की, फ्यूरान में ईथर और थायोपिन में थायोईथर की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में इनमें ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं है, ये इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। इनमें अमीन, ईथर या थायोईथर की प्रॉपर्टीज को तो ये शो नहीं करते, लेकिन कुछ एडिशन रिएक्शंस होती हैं जो डाई इन शो करती हैं। मेनली डाई इन की रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन, वो वाले रिएक्शंस इनके अंदर होते हैं। तो कंजुगेटेड डाई इन या और जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनमें, अमीन, ईथर, थायो ईथर, ये वाली प्रॉपर्टीज ये अच्छे से शो नहीं करते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ एरोमेटिक कैरेक्टर हैं। अब ये वाले स्ट्रक्चर देख के तो हम इनमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं बता सकते हैं। एरोमेटिक जैसे बेंजीन है या जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो कुछ रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तीनों कंपाउंड्स भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, जैसे फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये सारी रिएक्शंस इन तीनों कंपाउंड्स में भी होती हैं। इसके अलावा कपलिंग विद डाइजोनियम साल्ट भी होती है। कपलिंग रिएक्शन भी मेनली एरोमेटिक कंपाउंड्स की ही में ही शो होती है, तो ये कपलिंग रिएक्शंस भी करते हैं। अगर हम एक और फैक्टर देखें, रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं, तो रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की है 151 किलो जूल मोल इनवर्स। डाई इन जो कंजुगेटेड डाई इन है, सॉरी, कंजुगेटेड डाई इनमें 12.5 किलो जूल पर मोल होती है और इन तीनों कंपाउंड्स की होती है 65 to 125 किलो जूल पर मोल। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी से मेनली हम इसकी स्टेबिलिटी बताते हैं कि स्टेबिलिटी कितनी है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर बेंजीन और डाई के बीच में हम कंपैरिजन करें तो बेंजीन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू डाई इन, क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक होती है। हमें पता है एरोमेटिसिटी की वजह से बेंजीन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इन तीनों कंपाउंड्स की बात करें, ये डाई दिखने में तो डाई इन ही लग रहे हैं, अगर कंजुगेटेड डाई इन की तरह ही इनका स्ट्रक्चर होता तो इनकी रेजोनेंस एनर्जी भी 12.5 किलो जूल पर मोल ही होती, लेकिन इनकी एनर्जी इससे कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ से हम ये थोड़ा एक हमें हिंट मिलता है कि शायद ये कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें तो एरोमेटिक हम नहीं बता सकते सिर्फ ये सिंपल से स्ट्रक्चर देख के कि ये वाले कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं। तो अब हम एक एक करके इन तीनों कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तीनों के स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम हैं, लेकिन फिर भी हम अलग अलग करके तीनों स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि ये कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं इन कैरेक्टर। अब एरोमेटिक के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए और क्या ये कंपाउंड उन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। तो एरोमेटिसिटी के लिए जो कंडीशंस होती हैं, फर्स्ट है हक्कल रूल कि इनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए।
नेक्स्ट है कंटिन्यू कंजुगेशन, कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंजुगेशन होता है वो कंटिन्यू होना चाहिए, बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। थर्ड, कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए या फ्लैट स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्लेनर मॉलिक्यूल ही होना चाहिए इसके अंदर। अगर 3D में कोई भी स्ट्रक्चर है तो फिर वहाँ पर एरोमेटिसिटी नहीं होगी। एक पायरोल का स्ट्रक्चर लिखते हैं हम यहाँ पे। अब देखेंगे कि ये कंडीशन जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है उससे ये वाली तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है या नहीं। फर्स्ट है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पर हम बात करें पाई इलेक्ट्रॉन्स की, 2 पाई बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो टोटल इस कंपाउंड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब ये वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही है इसके अंदर। नेक्स्ट है कंटिन्यू कंजुगेशन। कंटिन्यू कंजुगेशन, ये चारों कार्बन यहाँ से कंजुगेशन स्टार्ट है और यहाँ तक आ गया इस कार्बन तक, लेकिन नाइट्रोजन तो इस कंजुगेशन में इन्वॉल्व है ही नहीं। जो भी रेजोनेंस हो रहे हैं इनके बीच में, मतलब जो कंजुगेशन है, तो नाइट्रोजन इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। देखने से हमें ऐसे लग रहा है कि नाइट्रोजन इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी नहीं फुलफिल हो रही है। और अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, या यहाँ पर ऑक्सीजन हो या सल्फर हो, उनके पास भी लोन पेयर होते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड ही है दोनों, और जहाँ भी सिंगल बॉन्ड होते हैं इनमें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आती है। जो प्लेनर स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही है। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, इसका मतलब कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। और यहाँ पर तो तीनों ही कंडीशन हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो फिर ये कंपाउंड एरोमेटिक कैसे हुआ? अगर ये एरोमेटिक है, इसका मतलब जो स्ट्रक्चर है इसका वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा, जो हमें ये दिख रहा है। जितना मतलब सिंपल सा दिख रहा है कि कंजुगेटेड डाइईन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब हम एक एक करके तीनों स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पाइरोल। पाइरोल के स्ट्रक्चर में मेन चीज़ है क्या, इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है या हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू है वो है 100 किलो जूल पर मोल। अभी अभी मैंने आपको बताया था बेंजीन की होती है 151 किलो जूल, और कंजुगेटेड डाई इनकी होती है 12.5 किलो जूल पर मोल। सॉरी, ये भी 151 किलो जूल पर मोल होती है। तो रेजोनेंस एनर्जी या जो भी स्टेबिलिटी है पाइरोल की, वो लाई करती है बिटवीन बेंजीन एंड कंजुगेटेड डाइईन। अगर कंजुगेटेड डाइईन के साथ कंपैरिजन करते हैं तो इनकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये कंजुगेटेड डाइईन से बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, और ये स्टेबिलिटी इनकी एरोमेटिसिटी की वजह से ही है। जो सेकंड पॉइंट है, हमें यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, और ये लोन पेयर इजीली जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे लुईस एसिड वगैरह होते हैं, उनको ये डोनेट कर सकता है। इसका मतलब कंपाउंड बेसिक होना चाहिए, जितने भी अमीन्स हैं वो सारे बेसिक होते हैं, लेकिन ये कंपाउंड न्यूट्रल है, इसमें बेसिक कैरेक्टर नहीं है, न्यूट्रल कंपाउंड है। और ये जो रिएक्शंस जो भी शो करते हैं, अभी बताया था कि ये तीनों कंपाउंड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, और कपलिंग रिएक्शन में डाइजोनियम साल्ट भी इनके अंदर होती है। तो अब एरोमेटिक स्ट्रक्चर हम पाइरोल का कैसे दिखाएंगे? एरोमेटिक स्ट्रक्चर हम इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बताती हूँ। मोलिकुलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग इसके अंदर जितने भी पांचों एटम्स हैं, रिंग के अंदर जो 5 एटम्स हैं, 4 कार्बन एंड नाइट्रोजन, इन पांचों की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी पांचों की इनके अंदर। तो और ये एक फ्लैट मॉलिक्यूल है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, फ्लैट है, तो ये 5 मेंबर रिंग है, तो ये एक प्लेनर पेंटागन की शेप में है। हम इसको अब पेंटागन में कैसे दिखाते हैं, देखो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लेके चलते हैं एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में चारों ऑर्बिटल्स में, मतलब 2s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी बताया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गई, और ये वाला एक ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो कार्बन के पास जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड 3 ऑर्बिटल्स हैं, इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में, जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से एक प्लेन स्ट्रक्चर बन गया है, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो इसके परपेंडिकुलर है। मान लो ये जो ये
नोटबुक या पेपर दिखा रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके ऊपर लाई करते हैं और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो इस तरह से इनके ऊपर है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, नॉर्मली तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है नाइट्रोजन का, लेकिन पायरोल के अंदर इसके कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और जो ये लास्ट वाला ऑर्बिटल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं हम इसके अंदर भी। तो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड 3 ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रह गया इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो सिंगल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो पाई बॉन्ड बनाएंगे या उनके अंदर साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पायरोल की, मैं अलग से लिखती हूँ। चारों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। तो जो कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अगर इसी कार्बन को हम कंसिडर करें, एक बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ बन गया और 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बन गए। अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं, एक बॉन्ड इधर कार्बन के साथ है, एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन की बात करें तो 2 बॉन्ड कार्बन के साथ हैं, 2 बॉन्ड्स एंड 1 बॉन्ड विद हाइड्रोजन। तो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो बॉन्ड कौन से बना रहे हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है उनसे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। और जो p ऑर्बिटल बन गए, चारों कार्बन के पास, हमारे पास यहाँ पर 4 कार्बन्स हैं, चारों के पास ही एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो p ऑर्बिटल इन चारों पांचों एटम्स के ऊपर ऐसे लाई करेंगे। इस कार्बन के ऊपर भी p ऑर्बिटल इस टाइप से होगा, इस कार्बन पे भी ऐसे होगा जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के ऊपर भी इसी टाइप से होगा, परपेंडिकुलर होगा इनके। तो ये जो पांचों p ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। जो प्लेन है मॉलिक्यूल का उसके तो परपेंडिकुलर हैं, लेकिन आपस में जैसे इस कार्बन का p ऑर्बिटल और इस कार्बन का p ऑर्बिटल ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। इस कार्बन का p ऑर्बिटल और नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। तो ये पांचों p ऑर्बिटल पैरेलल हैं, इनके बीच में साइडवेज ओवरलैपिंग होती है और इसी ओवरलैपिंग की वजह से नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये इस कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ स्ट्रक्चर अभी। सिर्फ यहाँ पर p ऑर्बिटल्स ही दिखाऊंगी मैं, जिनको ये p ऑर्बिटल कॉपी में तो हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये इस टाइप से हैं। जो प्लेन है एक लोब उसका ऊपर की तरफ होगा और एक लोब नीचे होगा प्लेन से। सेम एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नाइट्रोजन के पास है। जो कार्बन के p ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये पांचों अब एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। ऊपर ऊपर वाले लोब को हम एक दूसरे से मिला देंगे और नीचे वाले सभी लोब्स को भी एक दूसरे के साथ मिला देंगे। सेम इसी तरह से हम नीचे वाले लोब्स को मिला देते हैं। तो अब इसमें देखो पांचों एटम्स के जो p ऑर्बिटल हैं एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में इन्वॉल्व हैं और इसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। तो इसके अंदर टोटल अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, मतलब जो इस साइडवेज ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व हैं वो हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, चारों कार्बन्स के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। जो हमारा फॉर्मूला था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, एन की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन थी कि स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए। जब ये शुरुआत की थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तो बताया था कि पेंटागन एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, पांचों एटम ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर भी है। नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशन थी कि
कंजुगेशन है वो कंटिन्यू होना चाहिए, उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो एक साइकिल बन रही है यहाँ पे कंजुगेशन की, 5 एटम है रिंग की फॉर्म में और पांचों ही इन्वॉल्व है, तो कहीं भी कंजुगेशन में ब्रेक नहीं है। इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि पाइरोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर कंटिन्यू कंजुगेशन है। अगर हम कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड की बात करते हैं, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल जो बॉन्ड होता है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.48 एंगस्ट्रॉम, लेकिन इस कंपाउंड में कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ है 1.38 एंगस्ट्रॉम। तो इससे भी यहाँ ये क्लियर हो रहा है कि कार्बन और नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर कुछ पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर भी हैं। जो अगर हम इसको दिखाएं, जैसे बेंजीन रिंग में भी हम बोलते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मॉलिक्यूल के अबव एंड बिलो होता है। तो या तो हम इस तरह से बना के दिखा सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम अलग से बनाते हैं। इसमें भी हाइड्रोजन लगा लेना साथ में। एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो मॉलिक्यूल का प्लेन है इसके अबव द प्लेन होगा और दूसरा बिलो द प्लेन होगा। तो ये मैंने थोड़ा रफ सा बनाया है, जब भी आप बनाओ इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना। नेक्स्ट, ये तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया है पाइरोल का। नेक्स्ट हम करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पाइरोल, कि पाइरोल में जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं वो कैसे बन रहे हैं। ये पाइरोल का मैंने स्ट्रक्चर लिखा है। सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने की, नाइट्रोजन के लोन पेयर से शुरुआत करेंगे। नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर आएगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, बना तो अंदर की तरफ रखा है लेकिन दोनों में से बॉन्ड तो दोनों सेम ही हैं, हम ऊपर की तरफ से दिखाते हैं। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएंगे। अब देखो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड कंप्लीट थे, इसने अपना लोन पेयर इधर इस बॉन्ड की तरफ दे दिया है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर दे दिए हैं, तो नाइट्रोजन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बना के दिखाती हूँ इधर। हाइड्रोजन साथ में लगाते रहना, कहीं भूल जाओ। ये वाला बॉन्ड एज इट इज है। यहाँ नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इधर देके डबल बॉन्ड बना दिया, तो नाइट्रोजन के पास आ गया है पॉजिटिव चार्ज। अब हम इस कार्बन की बात करते हैं, एक बॉन्ड इधर बन गया और एक बॉन्ड इधर से ब्रेक हो गया, तो इस कार्बन पे तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं। एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो इधर बन चुका है, ऑल 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं। अब ये वाला जो बॉन्ड था इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गए हैं, तो इस कार्बन के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट में ये नेगेटिव चार्ज इधर डबल बॉन्ड बना लेगा। नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं इधर, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। नाइट्रोजन के पास स्टिल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर अब कोई चेंज नहीं हुआ है। इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये डबल बॉन्ड इधर आ गया। ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। जब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बेंजीन रिंग में बनाते हैं तो इधर पहुंचते ही हम छोड़ देते हैं कि इतने ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन इसमें हमें इससे आगे भी लेके जाने हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो ये बॉन्ड इधर आ गया है और जो यहाँ बॉन्ड था ये बॉन्ड ब्रेक होके इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। अब हम नाइट्रोजन के चार्ज की बात करते हैं। एक बॉन्ड यहाँ पर बन गया और एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। एक्चुअल में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं नाइट्रोजन के साथ, तो स्टिल इसके ऊपर अभी भी पॉजिटिव चार्ज है। जो ये वाला बॉन्ड था ये इधर आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज इधर गया और ये बॉन्ड ब्रेक होके इसका नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा।
यहाँ डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर आ गया है डबल बॉन्ड। अब अगर हम फिर से करते हैं, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके इधर आ जाएगा, मतलब नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा, तो बिल्कुल सेम यही वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैं इधर दिखा देती हूँ इसको एक बार। लेकिन ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ यहीं तक बनाएंगे, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ही बनाएंगे। अगर हम इस बॉन्ड को यहाँ लेके आते हैं, ये आपको दिखाना भी नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। ये नेगेटिव चार्ज इधर बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके इसके इलेक्ट्रॉन वापस से नाइट्रोजन के पास गए, तो ये सेम बन जाएगा। तो जहाँ भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिपीट होने लगते हैं हम वहीं पर छोड़ देते हैं। तो पाइरोल में क्या है, टोटल 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में हम इस टाइप से दिखाते हैं। वेट, ये डबल बॉन्ड हमने इधर लगाया था रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, इस बार हम डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर देते हैं। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इधर, ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पर देखो बेंजीन में 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, मतलब दोनों में किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर हम पाइरोल की बात करते हैं तो पाइरोल में सिर्फ ये वाला एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके ऊपर चार्ज सेपरेशन नहीं है, मतलब किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। बाकी चारों रेजोनेंस स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होते हैं जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता। चार्ज सेपरेशन मतलब एक ही कंपाउंड में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं हो। तो इन चारों में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, तो ये इन चारों का जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल स्ट्रक्चर में वो बहुत कम है और इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो पाइरोल में एक ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है। बेंजीन रिंग में 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं जिसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, इसलिए बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पाइरोल। पाइरोल की 100 किलो जूल पर मोल है और बेंजीन की 151 किलो जूल पर मोल है। और इन रेजोनेंस की वजह से ही हम पाइरोल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेंजीन की तरह, इस टाइप से। जो बेंजीन में भी हम बीच में एक सर्कल लगा देते हैं कि कंटिन्यू कंजुगेशन है, सभी एटम्स ही कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, तो इसके अंदर भी नाइट्रोजन भी कंजुगेशन में इन्वॉल्व है। इसी वजह से हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसको दिखा सकते हैं जो 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर थे इनमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे और बीच में एक सर्कल लगा के उस पर नेगेटिव चार्ज दिखा देंगे। तो ये है स्ट्रक्चर पाइरोल का, जिसमें हमने 2 टाइप से इसको डिस्कस किया था। पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इसका बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और कार्बन और नाइट्रोजन में कैसे बॉन्डिंग होती है, कैसे नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कंजुगेशन जो ओवरलैपिंग है इनमें पार्टिसिपेट करता है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और जो इस कार्बन के ऊपर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल था वो एक ही प्लेन में लाई नहीं करते यहाँ पे, तो दोनों पैरेलल हैं इस टाइप से। जब वो एक ही प्लेन में लाई नहीं करेंगे तो उनके अंदर ओवरलैपिंग नहीं होगी और फिर ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर ये इधर कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ही ऐसा हुआ है कि एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करने के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 में चेंज हो रही है और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल यहाँ पर इस ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व है। थैंक यू।